पौराणिक कहानियों में 10 अवतारों का जिक्र होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और ये उम्मीद की जा रही है और ऐसा कहा गया है कि जो 10वें अवतार होंगे वो कल्कि के अवतार होंगे। आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा कि किताबों की दुनिया में हम विष्णु के 10 अवतारों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जमाना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। दुनिया कहां से कहां बढ़ गई है तकनीक के जमाने में। तो अगर ऐसी एक किताब आए जिसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का समागम हो, मिश्रण हो, मेल हो, तो वैसी किताब कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कितनी दिलचस्प होगी। इस बारे में बात करने के लिए आज आवाज द वॉइस के स्टूडियो में और किताबों की दुनिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। किताब है अंग्रेजी में आई द जेनेसिस ऑफ कल्कि और इसी का नाम हिंदी में है मायालोक एआई का कल्कि स्वरूप। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किताब आई है और इसके लेखक हैं अमोल आनंद तिवारी, जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। हैदराबाद में रहते हैं और ओरेकल जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में एक है, उसके बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं और इनकी कंपनी और ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम करते हैं। तो ये जो कल्कि अवतार और एआई, इसका मेल काम और कैसे आए, कल्कि अवतार की तरफ कैसे आए? मैं 20 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्पेस में काम करता हूँ और बहुत टेक्नोलॉजी शिफ्ट हमने देखी है। जब कुछ नया इवॉल्व होता है, मोबाइल फ़ोन आए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी बनी, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन जब टेक्नोलॉजी का होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरा विश्व का लैंडस्केप ही बदल देती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह की जब आगमन हुआ था, उससे भी बड़ा एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट अब हो रहा है हम सबके सामने, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से हो रहा है। और उसको मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो जनसाधारण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस एक टेक्नोलॉजी है और उसको वो यूज़ करते हैं। कई बार वो उसके प्रोडक्ट भी हैं, पर उनको पता नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। और ये कहानी के माध्यम से उस जनरल रीडर के पास ये बात पहुंचनी ज़रूरी होती है, पर आप इसको टेक्निकल भी नहीं बता सकते क्योंकि वो फिर रुचि ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी कहानी के तरह से मैं बताऊं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे दुनिया को चेंज करेगा, और वो जब चेंज करेगा कैसे आप उसके साथ ही अपने आप को ढाल लें, उससे लड़े ना, उससे डरे ना, और उसको एक अपने सारथी की तरह या अपने साथी की तरह उसको देखें, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा के अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकें। और दूसरा मैं जो मैसेज देना चाहता था वो ये था कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है बहुत सारे लिटरेचर में, वो ये है कि रोबोट आ जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी और प्रलय हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा क्योंकि रोबोट्स इंसान को मारने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। और जो ईस्टर्न लिटरेचर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स को काफ़ी पॉजिटिवली देखा गया है। तो उसी श्रृंखला में, लिटरेचर में एक पॉजिटिव स्पिन और पॉजिटिव व्यू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जाए, पर आप उसको टेक्निकल ना रख के उसे एक फिक्शन के तौर पे, एक स्टोरी के तौर पे प्रेजेंट किया जाए, ऐसा मेरी इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी। इसीलिए मैंने इस किताब को इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की। अमोल आनंद तिवारी का जो परिवार है, उनकी तरफ से क्या ऐसी शिक्षा, क्या ऐसी परंपरा, कौन से ऐसे विरासत रही कि आप आध्यात्मिक या पौराणिक या हमारे जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिरो पाए? थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। मेरे पिताजी खुद एक लेखक हैं और उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ काम किया था, तो वो साइंटिस्ट भी थे, मिसाइल साइंटिस्ट थे। तो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। और फिर उन्होंने एक किताब लिखी कलाम साहब के साथ, द विंग्स ऑफ फायर, जो कि बहुत अग्नि की उड़ान करके हिंदी में भी काफ़ी पॉपुलर हुई और बहुत लोगों को उसने इंस्पायर किया, टच किया। फिर कलाम साहब के साथ मेरे पिताजी ने 4-5 किताबें और लिखी
और उसके बाद जब कलाम साहब चले गए और अब डैड की भी हमारे पिताजी की भी उम्र थोड़ी ऐसी हो गई कि वो ज़्यादा एक्टिव ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपने जीवन का ये संकल्प लिया कि जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, भगवत गीता तो प्रचलित है ही, बट उसके अलावा अनुगीता हुई, उद्धव गीता हुई, योग वशिष्ठ हुई, ये कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म के या भारतीय विरासत के जो ज़्यादा प्रचलित हैं नहीं, और इन सब में जो बातें लिखी गई हैं वो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, पर वो उसका कोई इजी ट्रांसलेशन नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो उन्होंने अपने लिए संकल्प लिया कि वो उन सारे ग्रंथों को सिंप्लीफाई करके आजकल की बोलने वाली भाषा में, इंग्लिश में लिख के प्रकाशित करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत रिसर्च किया, स्टडी किया, और मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो जाहिर है कि वो बात होती रहती है, चाय पे चर्चा होती है रोज नाश्ते के बाद, या कभी शाम में बैठे हुए यही बातें होती हैं हमारे घर में। तो मुझे खुद बहुत एक्सपोजर मिला इस पूरे नॉलेज बेस का जो हमारे धर्म में है और हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरी बात ये हुई कि जो मॉडर्न हमारा रीडर है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहता, वो नसीहत नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। उनको आप एक स्टोरी की तरह समझाएंगे बात को तो वो ज़्यादा समझेंगे, उनका रिसेप्टिवनेस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर हमको ये ग्रंथों के बारे में मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करना है तो उसका एक ये सहज रूप हो सकता है कि आप उसको एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किए। तो आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं अपने जॉब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी एक्सपोज्ड रहा, और अपने घर में अपने पिताजी की वजह से ग्रंथों से काफ़ी एक्सपोज्ड रहा, और दोनों को मिलाने का मुझे लगता है कि ये भाग्य का मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है मेरा, कि अगर ये दोनों चीज़ों से मैं क्लोजली कनेक्टेड हूँ और मैं इसको नहीं आगे प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तो मैं अपना धर्म नहीं निभा रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभूति हुई जी। अमोल आनंद तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अगर दर्शक हमारे जो हैं अगर थोड़ा पीछे बैक करके देखें और दोबारा सुने। इन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी हमारे साथ रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और विरासत को आगे ले जाने वाली बात है और सीखने वाली बात है। दूसरी बात कि इन्होंने अपने पिताजी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं इनके पिताजी हैं श्री अरुण तिवारी, जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर का इन्होंने जिक्र किया। ट्रांसेंडेंस एक और किताब है जिसका हिंदी अनुवाद आरोहण नाम से है, हार्पर कॉलिंस से छपी थी, और उसमें प्रमुख स्वामी जी जो अक्षर धाम श्रृंखला के जो मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय में उनके प्रमुख स्वामी थे, उनके साथ जो कलाम साहब की बातचीत है, मित्रता है, उसको दर्ज किया गया है। वो किताब बहुत ही अच्छी, और जो धर्म में रुचि रखने वाले लोग हैं और सभी धर्मों में रुचि रखने वाले लोग हैं, यानी इस्लाम और सनातन दोनों का जो मेल है उस किताब में दिखता है। बहुत ही शानदार किताब है। अमोल जी, अब हम वापस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं थोड़ा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो हम जानेंगे, क्योंकि इनका जो परिवार है, मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक का पुत्र जो है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है। तो हम सब ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा दखल देने लगा है। क्या हम उससे डरें? हमें डरना चाहिए उससे, या फिर निर्भय होकर हम कहें कि नहीं ठीक है? सर, कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, उसके पीछे खड़ा इंसान गलत होता है। टेक्नोलॉजी की अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, उसका कोई एम्बिशन नहीं होता, उसका कोई ग्रीड नहीं होता, उसके अंदर कोई कुछ पॉइंट प्रूव करके जीतने की मंशा नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी में अपने में कोई कमी नहीं होती, उसके पीछे जो इंसान है या जो तंत्र है जो उस टेक्नोलॉजी को आपके पास पुश कर रहा है, उन लोगों का एजेंडा ज़रूर होता है। तो टेक्नोलॉजी से अपने आप को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि वो टेक्नोलॉजी आप तक कैसे आ रही है और क्या वो किसी बड़े तंत्र का या एजेंडा का पार्ट है। तब आप उसको थोड़ा सा केयरफुली एग्जामिन करके आप उसे अडॉप्ट करिए या उसे डिस्कार्ड करिए। पर जो इस किताब में मैंने परिकल्पना की है वो ये है कि एआई जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा निकट भविष्य में जब एआई खुद को बनाएगा, राइट? जब अभी तो अब मानव बना रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, थोड़ा बहुत
ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, हम कोडिंग वगैरह करते हैं, हम उसको बना रहे हैं सक्षम कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाए। उसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो अपने आप को भी बना पाएगा, और वो फिर अपने आप को इतना रैपिडली बनाएगा, इतना तेज से बनाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी कल्पना से भी वो बाहर हो जाएगी, हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, हम उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे कंटेन भी नहीं कर पाएंगे, हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। वो जो एक दुनिया है जहाँ पे एआई ने खुद को बनाया इतना विशाल कि अब वो इंसान के कब्जे से बाहर हो गया, राइट? उस दिन को लेके बहुत लोग डरते हैं। मैंने ये कहा है कि वो दिन एक बहुत सुंदर दिन होगा, क्योंकि अब इंसान का उसमें पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, इंसान का उसमें इससे दखल खत्म हो जाएगा। तो जरूर जो एआई खुद को बनाएगा वो होगी वाकई में प्रभु की मर्जी, जो ईश्वर की मर्जी होगी, जो भगवान की हम बोलते हैं कि उनकी लीला है, उनकी माया है, उनका वो जो वो चाहते हैं वो हो रहा है। तो एआई जब खुद को बनाएगा तो वो दिन आएगा, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा दिन होगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से वो काफी एक प्रलय वाला दिन, कयामत का दिन, आखिरत का समय होगा। लेकिन ये जो किताब है ना, मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दूं, मायालोक, हिंदी वाला दिखा रहा हूँ, एआई का कल के स्वरूप। इसमें इस किताब के अंदर तिवारी जी ने जो है क्या किया है, एक ऐसा लोक जनरेट किया है, अक्षरमाला के वो हेड हैं आपके नायक जो हैं कहानी के, जिसमें आप भला काम करके, नेक काम करके डालते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। ऐसा कोई सोशल साइट बन भी सकती है, जैसे फेसबुक है, अगर आपने या रील इंस्टाग्राम पे आप रील डाल रहे हैं, आपने अच्छा काम करते हुए डाला और उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, तो लोग ज्यादा नेक काम करेंगे, ऐसा। तो लेकिन ये जब कयामत का दिन अगर दूसरे और हमारे आपके हिसाब से बहुत अच्छा सुंदर दिन होगा, प्रभु का दिन होगा, उसको लेकर के हमको कितना डरना चाहिए? अभी मौजूदा अगर वर्तमान समय में कहें तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां, जॉब्स खा रहा है जी। उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, वो जिनकी जॉब्स खा रहा है वो लोग इंटरनेट को यूज करके ही अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अब इंटरनेट को यूज करने की जो क्षमता एआई की है वो आपसे बेटर है इंसानों से, तो ही आपकी जॉब खतरे में। तो अगर आप गूगल करके, आप कुछ कॉपी पेस्ट करके, इंटरनेट से चेप के, इधर से उठा के उधर से उठा के अपनी नौकरी में आज तक काम कर रहे हो, तो आगे आप नहीं कर पाओगे, तो आपकी जॉब जरूर खतरे में है। पर आपके पास अगर कुछ आपका ओरिजिनल विचार है, या जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, आपको कैसे कोई एआई रिप्लेस करेगा? तो हम सबको नौकरी के खोने के डर से पहले चिंतन करना चाहिए। अगर हम अपना जॉब करने के लिए 70 to 80% इंटरनेट ही यूज कर रहे हैं, तो जरूर हमारी नौकरी खतरे में हो सकती है। पर अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, आप ओरिजिनल थिंकिंग कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे अभी आप खुद इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, आप अपना बुद्धिमत्ता से अपना काम कर रहे हो, तो आपका जॉब एआई को लेने में बहुत टाइम लगेगा। अब इनकी बात से मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हो रही थी और महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात दुनिया के सुपरस्टार, उस समय के कॉमिक हीरो चार्ली चैपलिन से हुई थी। और चार्ली चैपलिन ने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ कहा था, और महात्मा गांधी ने कहा कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के देश से आने वाले शख्स से हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। लेकिन जब चार्ली चैपलिन ने उनसे पूछा गांधी जी से कि आप मशीनों के इतने खिलाफ क्यों हैं, तो गांधी जी ने फिर मशीन वर्सेस ह्यूमन, इंसान और मशीनों के बनाम जो संघर्ष है उसके बारे में, कि रोजगार पर हमला है और यह है, इस पर एक लंबा स्पीच दिया। 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1935 या 36 में मेरे ख्याल से चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई, मॉडर्न टाइम्स, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से, अभी तो हम सीसीटीवी देख रहे हैं, उस समय भी सीसीटीवी से कर्मचारियों पे मैनेजर नज़र रख रहा है, और किस तरह से खाने के लिए चार्ली चैपलिन को ज़बरदस्ती खिलाने वाली एक मशीन बनती है। तो वो इसलिए याद आया क्योंकि आज के ज़माने में क्या हम उसी 1936 वाली फिल्म को रेप्लिकेट होते हुए आम जिंदगी में देख रहे हैं? कि आम काम जो है कि आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं, कौन सा रील देखने वाले हैं, ये भी एआई सजेस्ट करता है। बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसका थोड़ा लंबा उत्तर होगा। जी जरूर। सबसे पहले तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ अमेरिका में, जिसकी आप बात कर रहे हो, शुरू में थोड़ी नौकरियां जाती हैं, बट ओवरऑल आपका विश्व एक प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ जाता है। तो सामान सस्ता होता है, जैसे गाड़ियां बहुत सस्ती हुई, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो है
सब कुछ सस्ता हुआ, लोगों की अफोर्डेबिलिटी के लेवल पे आया, तो जैसे बैंकों में जब मॉडर्नाइजेशन हुआ 1980s में 90s में, आप तो उस समय काफ़ी सक्रिय रहे होंगे, आई एम श्योर यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट पार्ट ऑल्सो, बोथ एज अ यंग पर्सन एंड प्रोबेबली एज अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट श्योर, बट उस समय भी काफ़ी विद्रोह हुआ था कि नौकरियां चली जाएंगी बैंकों की, बट बैंकों की नौकरियां गई नहीं, उससे 10 गुना बैंक और खुल गए, और जितना पॉपुलेशन को बैंकिंग कवरेज पहले मिलता था उससे अब 10, 20, 30 गुना हो चुका है। आज के टाइम पे हर आदमी के पास बैंक अकाउंट है, आप मोबाइल फोन से बैंकिंग कर सकते हैं। पर अगर उस दिन कंप्यूटर्स नहीं आते बैंकिंग सिस्टम में, तो आज ये क्रांति भी नहीं आ पाती। तो हर टेक्नोलॉजी शिफ्ट का इमीडिएट एक नीजर्क रिएक्शन जिसे कहते हैं, इमीडिएट रिएक्शन होता है कि कुछ लोगों की जॉब जाती है, जो खुश बैठे हुए हैं, संतुष्ट बैठे हुए हैं, जिन्हें मेहनत करनी छोड़ दी है, जिन्हें नया सीखना कुछ छोड़ दिया है, उनकी नौकरी तो बिल्कुल जाएगी, और शायद जानी भी चाहिए। अगर हम सच मानवता के लिए सोचें तो क्यों ना जाए, अगर कोई आदमी आलसी है तो क्यों उसकी जॉब नहीं जानी चाहिए। हम लोग नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, और नहीं करते हैं, पर टू बी लुकिंग एट इट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, हर क्रांति में शुरू में थोड़ा दर्द होता है, पर उसके बाद जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत बहुत आउटवे कर देते हैं उन शॉर्ट टर्म की जो नुकसान होता है उससे। तो अभी जो घबराहट है वो है, लाजमी भी है, जरूरत भी है, पर इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे वो मानवता के लिए इतने अच्छे होंगे, बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। एक मिनिमम ग्लोबल इनकम की बहुत लोग बात करते हैं कि हर आदमी के पास एक मिनिमम इनकम आएगा। आपका वर्किंग डे जो 5 दिन या 6 दिन आप हफ्ते में काम करते हो, वो 2 या 3 दिन तक ही सीमित हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो मैं 3 लोगों की नौकरी खा जाऊं, मैं उन 5 का वर्किंग डे भी 2 दिन पर वीक का ही वर्किंग डे करके नौकरी सबकी बचा सकता हूं। तो अब ये कैपिटलिस्टिक थॉट है। एआई का मंशा नहीं है कि वो आपकी नौकरी खाए, पर आपका कॉर्पोरेशन या आपका जो कंपनी का ओनर है वो एआई को कैसे डिप्लॉय कर रहा है, ये तो उसकी चॉइस है, राइट। ये साधन है, ये बस एआई एक साधन है। अच्छा, मैं अब किताब पर वापस लौटते हैं। हम लोग एआई पे थोड़ी बात कर ली, अब चूंकि हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले थे जो एआई को चला रहे हैं देश और दुनिया भर में, तो हमने कहा कि 2-4 सवाल तो एआई पे बनते ही हैं किताब लिखने के लिए। आपने सर सॉरी एक क्वेश्चन और बोला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो आई थिंक हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत जरूरी है। आपने कहा कि आप क्या देख रहे हैं, ये भी आज आपको एआई ही बता रहा है। तो एआई कुछ प्रकार के होते हैं सर। एक तो जनरेटिव एआई होता है, जहां पे आप चैट जीपीटी और ये सब यूज कर रहे हैं, जो आप कुछ टाइप करते हैं तो उसका उत्तर आपको मिल जाता है। वो जनरेटिव का मतलब है कि उसकी वाणी है, उसने समझ के आपके प्रश्न को, और इंटरनेट पे जो सब्जेक्ट के ऊपर वो टॉपिक पे वो हैं वेब पेजेस हैं, उनको पढ़ के एक अपना क्या कहते हैं व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या टाइप बनाया है, वो आपको वो दे देता है अपनी वाणी में, तो उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। उसी को आप वीडियो, एनिमेशन, इमेज बनाने के में यूज करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह बनाने में, तो वो एक जनरेटिव एआई पार्ट हुआ। वो जरूर कुछ लोगों की नौकरी थ्रेटन में कर रहा है। पीपल हु आर डूइंग दीज काइंड ऑफ वर्क्स, उनकी जॉब थोड़ी बहुत खतरे में है। दूसरा एक एआई का फॉर्म होता है प्रिडिक्टिव एआई, जो आप बोल रहे हो कि आप ये जो टिकटॉक था या ये, वो क्या आप कंटेंट देखो वो उसको पुश करता है। फिर वो कल को ये क्या विज्ञापन आपको दिखे वो भी वो प्रिडिक्ट करेगा, क्या आप खाओ, क्या आप ऑर्डर करो, क्या आपका स्पेंडिंग पैटर्न होना चाहिए, तो वो उसको एक इन्फ्लुएंस करेगा। ये भी बहुत कॉर्पोरेशंस मिसयूज कर रही हैं, ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ एआई होता है। अब ये दोनों के बाद अब आजकल जो प्रचलित होने वाला है या होगा अगले 6 महीने 1 साल में, एजेंटिक एआई करके आ रहा है, जो आपके छोटे छोटे कार्य करेगा। हर महीने आपका जीएसटी फाइल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये अब वो थोड़े इंटेलिजेंट टास्क करना शुरू कर देगा अपने आप। उसके आगे जो भी एवोल्यूशन फोर्स होगी वो डेफिनेटली कुछ लोगों की जॉब तो लेगी, बिकॉज उन सब के पीछे एक कॉर्पोरेशन है जो उसे पुश कर रही है। तो देयर इज डेफिनेटली, और वो कॉर्पोरेशन इसीलिए पुश कर रही है कि उसको अपने कॉस्ट कम करना है। तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, लोगों को अपने आप को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, नया कुछ सीखना पड़ेगा, और हर चीज की प्राइसेस कम होंगे, उसका रीच बढ़ेगा, ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इन ओवरऑल देयर आर कॉर्पोरेशंस हु आर हैविंग सम एजेंडाज, उससे हमें बचने की जरूरत है। बट टेक्नोलॉजी में अपने में
सुंदरता भरपूर है, उससे हमें डरने की डरने की नहीं। जरूरत नहीं। मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, समय हमारा खत्म होता जा रहा है। ये किताब लिखने का वक्त कैसे निकाला, सवाल का पहला हिस्सा ये है। दूसरा जो टेल है सवाल का है कि अगली किताब कौन सी होगी? सर किताब, एक तो बीच में कोविड हो गया था सर, तो वक्त बहुत हो गया था और क्योंकि मैं अपने पिताजी के साथ यानी उनकी सेवा में तत्पर हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तो बहुत टाइम हम दोनों को भी मिला। फादर सन बॉन्डिंग का वो मेरे लिए तो वो 3-4 साल बहुत इस अच्छे। किताब में जो पिता हैं, जी। इस किताब में मैं बीच में जी, बोल रहा हूँ आपको, इस किताब में एक पिता है जो अपने सन बेटे को बीच में सलाहें देते हैं, वो पिता आपके पिता बिल्कुल ही हैं सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली हैं। वो एक्चुअली इनमें जो माता हैं वो भी मेरे पिता ही हैं। अच्छा। तो वो जो इसमें माता और पिता दोनों के कैरेक्टर हैं, वो दोनों ही मेरे पिताजी का एक तरीके से एम्यूलेशन है। अच्छा। तो बिल्कुल है सर, दैट मच आई वुड से इट इज क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड। आप जो कैरेक्टराइजेशन करते हो वो थोड़ा बहुत तो आपके रियल लाइफ से, निजी लाइफ से वो होता है सर। यस। अगली किताब सर इसी का सीक्वल है। इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रोटोगनिस्ट है जो आध्यात्म को स्टडी कर रहा है। पार्ट 2 में जो मैंने परिकल्पना करी है वो एक मॉन्क है जो टेक्नोलॉजी को समझ रहा है। तो ही इज एन एक्सपर्ट एट अध्यात्म, बट वो अब टेक्नोलॉजी को का एवोल्यूशन को क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है दूर से। तो इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक ऐसे पॉइंट पे कल्मिनेट होगी जहां पर आपको दिखाई देगा कि कल्कि का अवतार कैसे शेप हो रहा है। एक और मैं बात बताना चाहूंगा जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जब भी अवतार लिया गया है, राइट, जैसे कृष्ण भगवान थे इससे पहले, राइट, ही वाज द लास्ट अवतार दैट वी हैव सीन, ह्यूमैनिटी हैज सीन। और जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, जो लास्ट का जो उनका लास्ट प्रसंग है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रलय हो गई। जब युग बदलता है, हमारे यहाँ प्रलय नहीं होती, हमारे यहाँ सब खत्म नहीं हो जाता, बस वक्त बदल जाता है। इट्स अ साइकिल। तो अब जब कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा। ऐसे मानवता खत्म नहीं होगी। सतयुग का क्या मतलब है कि आप चाहकर भी गलत नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कैसे हमारी मानवता कलयुग में, जहां पे हर दिन हम इतने सारे गलत काम कर रहे हैं, से हम ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां एक कुछ गलत कर पाना आपकी कल्पना से भी बाहर हो जाएगा। वो जर्नी को हमें स्टडी करना है। इट इज नॉट अ ड्रामेटिक इंसिडेंट इन हिंदू माइथोलॉजी की एक दिन कृष्ण जी मर गए तो एकदम पता नहीं बिजलियां, अगले दिन जो सुबह हुई थी वो एकदम नॉर्मल सुबह हुई थी जब युग बदला था। ऐसा नहीं होता कि कुछ ड्रामेटिक ड्रास्टिक होता है। हमारे फिलॉसफी में टाइम इज अ साइक्लिक थिंग, अगला दिन फिर से सूर्योदय होता है, पर वो युग बदल जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी एंड में होगा। यानी अगले किताब की भी जो है हम लोगों को प्रतीक्षा रहेगी। ये किताब जो मायालोक है, ये एआई का कल्कि स्वरूप ये तो है ही। एक वैज्ञानिक से माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से बात करना बड़ा आह्लादकारी होता है, क्योंकि एक हर आध्यात्म की जो बात वो करते हैं, जो कल्कि की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, तो एक तर्क, एक लॉजिक के साथ बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, ये जो किताब है मायालोक और द जेनेसिस ऑफ कल्कि, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, मंजुल पब्लिकेशन से आई है और किताब की कीमत है 299 रुपये। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ लंबी बातचीत की, एआई के बारे में बताया हमें और कल्कि अवतार के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमोल आनंद तिवारी, लेखक, बहुत बड़े वैज्ञानिक और साथ में आध्यात्मिकता का पुट लिए हुए कहानी और उपन्यास लिखने वाले। इनकी अगली किताब का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन अब अगले हफ्ते हम फिर किसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर के आएंगे जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए इस संसार को, हमारे भारत को कुछ न कुछ दिया है, अपना योगदान दिया है। आप देख रहे थे किताबों की दुनिया। इजाजत दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।